मुंबई का उपनगर कहे जाने वाला डोंबिवली, दिन में तो ये स्टेशन हजारों लोगों से भरा रहता है। ऑफिस जाने वालों की भीड़, छोटे दुकानदारों की चहल पहल, बच्चों की हंसी और ठेले वालों की आवाज़ें सब मिलकर इसे जिंदा रखते हैं। लेकिन रात ढलते ही यही स्टेशन पूरी तरीके से बदल जाता है। दिन की भीड़भाड़ और हलचल की जगह यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पटरियों पर हवा सीटी की तरह बजती है और हर कोना मानो किसी अनदेखी नज़र से आपको घूर रहा होता है। रात के 12:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा राहुल यही सब सोच रहा होता है। तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो आज की कहानी हमें भेजी है राहुल जी ने, जिनके साथ यह सारा पूरा इंसिडेंस हुआ था। तो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, दोनों कानों में हेडफोन लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। और गाइस, वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को राहुल का परिचय दे देता हूँ। राहुल, जो कि 27 साल का एक लड़का था, यह एक आईटी कंपनी में काम करता था। अक्सर देर रात तक ऑफिस में बैठना उसकी मजबूरी थी। इसका घर कल्याण में था और डोंबिवली स्टेशन उसके सफ़र का अहम हिस्सा था। उस दिन भी कुछ वही हुआ। काम की डेडलाइन पूरी करते करते उसे देर हो गई थी और राहुल को आखिरी लोकल ट्रेन भी पकड़नी थी। राहुल हमेशा से ही एक प्रैक्टिकल आदमी था। उसे भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। लेकिन जब उसने सुना कि उसके कलीग्स कह रहे थे डोंबिवली स्टेशन रात के बाद सेफ नहीं है यार, तो यह सुनकर वो हंस पड़ा। उसने कहा, अरे भाई, इतना सोचना बंद करो। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, डर हमें ही लगता है। ऐसा चीज़ कभी होता ही नहीं है। लेकिन उस रात जब वो सच में स्टेशन पर अकेला खड़ा था तो उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही था। लाइट्स जल रही थी, लेकिन पीली रोशनी में पूरा माहौल डरावना लग रहा था। तभी अचानक राहुल ने सुना जैसे किसी ने ज़ोर से ट्रेन की सीटी बजाई हो। उसने घड़ी की ओर देखा तो वक्त 12:30 बजे का ही हो रहा था और उसने सोचा, अभी तो ट्रेन का आने का टाइम भी नहीं हुआ है, तो ये सीटी कैसे बजी। उसने यह सोचकर चारों ओर देखा। पटरियों पर कोई नहीं था, लेकिन सीटी की गूंज अभी भी उसके कानों में आ रही थी। राहुल ने नज़र दौड़ाई तो प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर उसे एक औरत दिखाई दी, जो कि सफ़ेद साड़ी और खुले बाल, चेहरा आधा अंधेरे में कर वो ज़मीन पर बैठी हुई थी और ऐसे हरकत कर रही थी जैसे उसकी गोद में कोई बच्चा हो और वह बच्चे को झुला रही हो। यह देखकर राहुल चौंक गया और उसने सोचा, ये इस टाइम यहाँ अकेली क्या कर रही है। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था। उसने सोचा जाकर पूछना चाहिए, लेकिन फिर वह रुक पड़ा। औरत का हाव भाव अजीब था। वो कोई लोरी गा रही थी, पर आवाज़ टूटी फूटी थी। राहुल को ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ इंसानी नहीं, बल्कि किसी पुराने
रेडियो से आ रही हो। राहुल के मन में इतनी जिज्ञासा उठ चुकी थी कि वह अपने कदम रोक ही नहीं पाया और धीरे धीरे औरत की तरफ बढ़ता चला गया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी वह उस औरत के पास जाकर पहुंचा और बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक तो हैं? औरत ने अचानक गाना बंद कर दिया। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी, लाल, पूरी तरीके से लाल चमक रही थी। यह देखकर राहुल के कदम वहीं रुक गए। तभी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त हवा चली। राहुल ने देखा कि ट्रैक पर दूर से एक ट्रेन आ रही है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। हर डिब्बा खाली था। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुले और औरत ने राहुल की तरफ इशारा किया, चढ़ जाओ, ये तुम्हारी आखिरी ट्रेन है। राहुल का गला यह सुनकर सूख गया था। उसने पीछे देखा, पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। उसका मन वहाँ से भागने का कर रहा था, लेकिन उसके कदम मानो वहीं पर जम चुके थे। वह अपने कदम टस से मस नहीं कर पा रहा था। तभी वह औरत ट्रेन के अंदर से राहुल को ट्रेन पर चढ़ने का इशारा कर रही थी। राहुल ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। तभी पीछे से एक रेलवे कर्मचारी आया और उसे बोला, अरे भाई, यहाँ अकेले क्या कर रहा है और प्लेटफार्म के इतने पास क्यों खड़ा है? तभी राहुल उस रेलवे कर्मचारी की ओर देखा और बोला, सामने वो ट्रेन खड़ी है। तभी रेलवे कर्मचारी बोला, कौन सी ट्रेन? ये जो सामने खड़ी है। राहुल जब ट्रेन की ओर देखा तो वहाँ कोई ट्रेन नहीं था। ट्रेन गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद राहुल की लोकल ट्रेन वहाँ आ पहुँची और राहुल उस लोकल ट्रेन पर बैठकर अपने घर पहुँचा। स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद राहुल ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। सुबह जब अलार्म बजा तो उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन दिमाग में वही तस्वीर घूम रहा था। सफ़ेद साड़ी वाली औरत, उसकी लाल आंखें और वह खाली ट्रेन। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद थकान की वजह से मुझे वहाँ पर भ्रम हुआ होगा। मैं बहुत देर तक काम करता हूँ ना, नींद की कमी के कारण मुझे ऐसा भ्रम हुआ होगा। यह वह अपने आप को समझाने लगता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यह यकीन था कि जो उसने देखा है वो कोई सपना या भ्रम तो नहीं था। ऑफिस पहुंचते ही राहुल ने नॉर्मली अपने दो दोस्तों से, समीर और अंकिता से बात छेड़ी। राहुल बोला, यार कल रात डोंबिवली स्टेशन पे एक अजीब सीन देखा। तुम लोगों ने कभी सुना है क्या उस स्टेशन के बारे में? समीर ने यह सुनते ही तुरंत कहा, अरे हाँ हाँ हाँ, सब जानते हैं यार। रात के 1 से 3 बजे तक वहाँ कोई नहीं रुकता। बोलते हैं एक औरत की आत्मा वहाँ पर भटकते रहती है। कई लोग वहाँ से गायब भी हो चुके हैं। तभी अंकिता ने धीरे से कहा, मेरी फ्रेंड की कज़िन का भाई वहीं पर एक रात अचानक गायब हो गया था। सीसीटीवी में बस इतना ही दिखा कि वो प्लेटफॉर्म के पास खड़ा था, फिर अचानक ही गायब हो गया था। राहुल ने हंसने की कोशिश की, पर हंसी उसके चेहरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस दिन भी राहुल देर तक काम करता रहा और फिर से वही आखिरी लोकल पकड़ने के लिए
डोंबिवली स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर इस बार और भी सुनसान था। उसने चारों ओर देखा तो स्टेशन पर कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, टूटी फूटी लोरी। उसका यह सुनकर पूरी तरीके से खून जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर वही औरत खड़ी थी। इस बार वो सीधे राहुल को घूर रही थी। उसकी आंखों में नफरत और भूख दोनों थी। राहुल के पैरों तले यह देखकर जमीन खसक गई। वो दौड़ने लगा। राहुल प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन उसे लगा कि उसके पीछे पीछे कोई भाग रहा हो। ठक 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 की आवाज़, जैसे कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। वो रुका तो आवाज़ भी रुक गई। वो चला तो आवाज़ फिर से शुरू हो गई। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। राहुल और तेजी से भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। तुम कहाँ तक बच पाओगे? मैसेज अननोन नंबर से आया था। यह देखकर राहुल का दिल दहल गया था। उसने मोबाइल बंद कर दिया और ऑटो पकड़कर घर चला गया। अगले दिन राहुल ने सोचा कि अब सब पता करना ही होगा। वो दिन के समय रेलवे स्टेशन गया और वहाँ के बूढ़े गार्ड महादेव काका से बात की। राहुल ने कहा, काका, रात को यहाँ कुछ अजीब होता है क्या? महादेव काका ने पहले बात को टालने की कोशिश की, फिर धीरे से बोले, बेटा मत पूछ, ये स्टेशन खून से सना हुआ है। सालों पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। कई यात्री ट्रेन के नीचे आकर मर गए थे। उनमें से एक औरत अपने बच्चे के साथ मरी थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी अपने बच्चे को ढूंढती फिरती है। यह सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो सच में ट्रेन लेकर आती है? उसने काका से पूछा। काका ने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ, वो ट्रेन जो असल में चलती ही नहीं, उसमें सिर्फ मरे हुए यात्री ही चढ़ते हैं। जो भी जिंदा इंसान उस ट्रेन पर बैठ जाए, फिर वह कभी लौट कर नहीं आता। राहुल अब और भी डरा हुआ था। उसने तय किया कि वो फिर कभी देर रात इस स्टेशन पर नहीं आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी कंपनी ने उसे नाइट शिफ्ट प्रोजेक्ट में डाल दिया और अब उसे रोज़ देर रात घर लौटना था। पहली रात उसने कैब बुक कर ली। दूसरी रात भी वह ऑटो से चला गया, लेकिन तीसरी रात अचानक पैसे कम पड़ गए और उसे मजबूरन ट्रेन पकड़नी पड़ी। रात के कुछ 1 बज चुके होंगे। राहुल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। इस बार उसने ठान लिया था कि वो नज़रें नीचे रखेगा और जल्दी से जल्दी ट्रेन पकड़ेगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही वो बेंच पर बैठा हुआ था, उसकी नज़र बाईं तरफ गई। औरत वहीं पर बैठी हुई थी। इस बार उसके हाथ में एक टूटी गुड़िया थी। वो उसे झुला रही थी और अजीब सी हंसी हंस रही थी। राहुल का शरीर पसीने से भीग गया था।
तभी अचानक वही खाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गए। औरत ने राहुल की तरफ इशारा किया और फुसफुसाई, आज तेरी बारी है। राहुल डर के मारे कांपने लगा। उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पर खड़ा था। चेहरा धुंधला लेकिन आंखों में गहरी उदासी। उसने कहा, मत चढ़, वरना तेरा नाम भी उसी लिस्ट में जुड़ जाएगा जिनका कोई सुराग आज तक नहीं मिला है। राहुल कुछ कह पाता उससे पहले ही वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। राहुल को अब ये यकीन हो गया था कि डोंबिवली स्टेशन पर कुछ अनहोनी है। हर रात दिखाई देने वाली खाली ट्रेन, सफ़ेद साड़ी वाली औरत और रहस्यमयी परछाइयाँ, ये सब कोई भ्रम नहीं थे। लेकिन राहुल की आदत थी, जितना डर बढ़ता उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती। उसने अब ठान लिया था कि वह सच पता लगाकर ही रहेगा। अगले दिन उसने लाइब्रेरी में जाकर पुराने अखबार खंगाले। वहाँ उसे 1995 का एक अखबार मिला। उसमें लिखा था, डोंबिवली स्टेशन पर भयंकर हादसा, रात की आखिरी लोकल पलट गई, 47 लोगों की मौत, उनमें से एक महिला अपने बच्चे के साथ मर गई। गवाह बोलते हैं उस महिला की लाश कभी नहीं मिली। राहुल की आंखें यह देखकर चौड़ी हो गई। यानी ये औरत वही है जिसकी मौत तो हुई लेकिन जिस्म कभी नहीं मिला। यह वह सोचने लगा। राहुल ने फिर स्टेशन मास्टर मिस्टर देशपांडे से बात की। पहले तो उन्होंने टालने की बहुत कोशिश की, पर जब राहुल ने अखबार दिखाया तो उनका चेहरा पूरी तरीके से उतर गया। देशपांडे ने कहा, बेटा, हम लोगों को बोला गया था कि इस बारे में कभी बात ना करें, पर हाँ, उस रात जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया था। वो महिला सुलोचना, उसका पति भी उसी ट्रेन में था पर बच गया। उसने अपनी बीवी और बच्चे की लाश ढूंढी पर कभी नहीं मिली। उस दिन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 अभी भी उनका इंतज़ार कर रहा है। उस रात राहुल सोते समय फिर से उसी औरत का सपना देखने लगा। वो ट्रेन के अंदर खड़ी थी, अपनी गोद में टूटी हुई गुड़िया लिए हुए। उसने राहुल को देखा और कहा, तू मुझे ढूंढने आया है, आजा, चल मेरे साथ चल। सपने से राहुल पसीने में तरबतर हो गया और जाग उठा। घड़ी में कुछ 3:15 हो रहे थे। बाहर से किसी ट्रेन की सीटी गूंजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राहुल ने सोचा, वो अकेला इस रहस्य का सामना नहीं कर सकता। उसने अपने दोस्त समीर और अंकिता को यह सारी बात बताई। दोनों पहले तो डर गए, लेकिन राहुल की जिद पर ये दोनों उसकी बात मानने के लिए राजी हो गए और कहा, ठीक है, हम तीनों मिलकर स्टेशन जाएंगे। अगर सच है तो सामने आ ही जाएगा, यह समीर ने कहा। तीनों रात को ठीक 12:30 बजे स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से सुनसान था। लाइट्स टिमटिमा रही थी
और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक अंकिता ने कांपते हुए कहा, देखो वहाँ कोई खड़ा है। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे राहुल पर टिकी थी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तीनों घबराकर पीछे हटने लगे और तभी वही खाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले और अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग कुछ बोल रहे हों। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे के अंदर झांका तो उसने देखा डिब्बों में धुंधली आकृतियां बैठी हुई थी। कुछ खून में लथपथ थी, कुछ बिना चेहरे के थी और सबकी नज़रें सिर्फ राहुल पर टिकी हुई थी। समीर यह देखकर चीख पड़ा और बोला, ये सब इंसान नहीं है। अचानक एक यात्री ने हाथ बढ़ाकर राहुल को पकड़ने की कोशिश की। तभी राहुल पीछे गिर पड़ा। वो औरत तभी सामने आई और बोली, ये मेरे साथ आना चाहता है। इन्होंने मुझे भी बुलाया था, पर मेरा बच्चा मुझसे अलग हो गया है। अब मुझे कोई और चाहिए जो मेरे साथ रहे। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन आंखों में एक पागलपन था। राहुल जोर से चिल्लाया, मैं तेरा बच्चा नहीं बन सकता, मुझे छोड़ दे। औरत ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तू मुझे मना नहीं कर सकता, अब तू मेरे साथ जाएगा। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर तेज सीटी बजी और लाइट्स टिमटिमाने लगी। खाली ट्रेन अचानक आगे बढ़ गई और गायब हो गई। औरत भी हवा में घुलकर गायब हो गई। तीनों जमीन पर बैठकर हाँफते रहे। राहुल समझ चुका था, ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये औरत अब उसके पीछे पड़ चुकी है। उस रात के बाद राहुल के लिए चैन से जीना मुश्किल हो गया था। कभी ऑफिस के अंधेरे कॉरिडोर में उसे वही टूटी लोरी सुनाई देती, कभी खिड़की के बाहर देखता तो दूर पटरियों पर खाली ट्रेन दौड़ती हुई उसे दिखाई देती। समीर और अंकिता भी अब उससे मिलने से कतराने लगे थे। दोनों ने कहा, राहुल तू पागल हो रहा है, हम अब और नहीं आ सकते तेरे साथ, तू छोड़ दे ये सब। लेकिन राहुल छोड़ने वाला नहीं था। उसके अंदर एक जुनून था, इस रहस्य का अंत करना होगा, वरना ये औरत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। राहुल ने तय किया कि वो अकेले ही स्टेशन जाएगा। रात के कुछ 12:45 ही हो रहे थे। वो फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। इस बार माहौल और भी डरावना था। चारों ओर घना धुंध छाया हुआ था। लाइट्स बार बार झिलमिला रही थी। अचानक वही खाली ट्रेन सीटी मारते हुए आने लगी। खाली डिब्बे, खुले दरवाजे, अंदर से कहराने की आवाज़ आ रही थी। धुंध के बीच से सफ़ेद साड़ी वाली औरत बाहर आई। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उसके हाथ में वही टूटी हुई गुड़िया पकड़ी हुई थी। वो सीधे राहुल के पास आई और बोली, तू बार बार भागता क्यों है? मैं तुझे ढूंढ ही लेती हूँ, चल अब मेरे साथ चल। राहुल कांपते हुए बोला, मैं तुझे छोड़कर जिंदा नहीं रह सकता, और तेरे साथ गया तो
मैं मर जाऊंगा। तू चाहती क्या है? औरत चीखते हुए बोली, मैं अकेली हूँ, अपना बच्चा खो दिया है मैंने, अब मुझे एक नया बच्चा चाहिए। तू बनेगा मेरा बेटा हमेशा के लिए। अचानक ट्रेन के सारे डिब्बों से आत्माएं बाहर आने लगी। कुछ के हाथ पांव कटे हुए थे, कुछ की गर्दन टूटी हुई थी। सब राहुल की तरफ आगे बढ़ने लगे। राहुल पीछे हटते हटते प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंच गया था। उसके पैरों के नीचे पटरी थी और सामने वही भूतिया भीड़। अचानक एक हाथ ने उसका गला पकड़ लिया। वो वही बुजुर्ग परछाई थी जो पहले उसे चेतावनी देने आई थी। उसने कहा, बेटे, तुझे बचने का एक ही रास्ता है। तू इनकी आंखों में सीधा मत देखना, भूल जा उन्हें, वरना वो तुझे ले जाएंगे। औरत जोर से चिल्लाई, मत सुन उसकी बात, आंखों में देख और ट्रेन में चढ़ जा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा स्टेशन कांपने लगा। ट्रेन के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, जैसे ज़बरदस्ती राहुल को खींच रहे हो। राहुल ने हिम्मत करके अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसने जोर से कहा, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मेरा इस दुनिया से अभी रिश्ता है, मैं तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। औरत की चीख पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसका चेहरा काफ़ी डरावना हो गया। जैसे ही राहुल ने आंखें खोली, ट्रेन अचानक जोर से सीटी मारकर अंधेरे में गायब हो गई। सारी आत्माएं भी धुंध की तरह हवा में घुल गई और वो औरत धीरे धीरे राख बनकर जमीन पर बिखर गई। उसकी गुड़िया पटरी पर गिरी हुई थी और खुद ब खुद जल उठी। राहुल हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा भी बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह वो उठा और भागता हुआ स्टेशन से बाहर निकल आया। उस रात के बाद उसने कभी वापस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कदम नहीं रखा। उस रात के बाद राहुल ने डोंबिवली स्टेशन पर कदम भी नहीं रखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ। समीर और अंकिता ने कई बार पूछा, क्या हुआ था उस रात, बताना यार क्या हुआ था। लेकिन राहुल ने कभी उन्हें पूरी बात नहीं बताई। बस इतना ही कहता था, वहाँ कुछ है जो इंसानों के लिए नहीं बना है। अगर जान बचानी है तो उस प्लेटफॉर्म पर मत जाना। धीरे धीरे राहुल की कहानी उसके दोस्तों और रिश्तेदारों तक फैल गई। कुछ लोगों ने कहा वो स्ट्रेस में होगा, उसे भ्रम हुआ होगा, और कुछ लोगों ने कहा उसने सच में मौत का सामना किया है और मौत को अपने आँखों से देखा है। लेकिन अजीब बात ये थी कि कुछ और लोग भी उसी प्लेटफॉर्म पर खाली ट्रेन को देखने का दावा करते थे। कुछ लोगों ने कहा हमने दरवाज़ा अपने आप खुलते देखा है, तो कुछ लोगों ने कहा हमने सफ़ेद साड़ी वाली औरत को प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा है। रेलवे ऑथराइज ने इन सब बातों को कभी ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया, लेकिन स्टेशन स्टाफ के बीच ये बातें आम थी। गार्ड और टीटी भी इस बात को जानते थे। उन लोग भी रात के 1 से 3 बजे तक प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दूर रहते थे। कहते हैं कि सीसीटीवी में भी कई बार धुंधली रिकॉर्डिंग्स आई है। एक खाली ट्रेन आती तो है,
दरवाज़ा भी खुलते हैं और फिर वह गायब हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन वो फुटेज खुद ब खुद करप्ट हो जाती है। राहुल ने अपनी नौकरी बदल ली और वो कल्याण से पुणे शिफ्ट हो गया। लेकिन आज भी जब कभी वो मुंबई लौटता है और ट्रेन से डोंबिवली स्टेशन के पास से गुजरता है तो खिड़की से बाहर ना देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी अभी भी लगता है वो औरत अब भी पटरियों पर खड़ी है, टूटी हुई गुड़िया हाथ में लिए हुए, और वह औरत उसे घूर रही है। आज भी डोंबिवली के लोग कहते हैं, अगर देर रात 1 से 3 बजे उस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई खाली ट्रेन रुके तो कभी मत चढ़ना, क्योंकि वो ट्रेन आखिरी ट्रेन है। उसका टिकट एक तरफा है, वह कभी लौट कर नहीं आता जो उसमें चढ़ जाता है। तो गाइस, आज की कहानी इतनी ही थी जो कि हमें राहुल जी ने भेजी थी। और गाइस, आप लोगों से लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना। और गाइस, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट करके भेज सकते हो अपनी स्टोरी। तो मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण।